हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्रॉगलीज ड्यूअल बिहेवियर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले स्टडी करेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 11 के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो चैप्टर है आपका एज पर द सिलेबस वो 6 मार्क्स का चैप्टर है। हम लोग अभी फर्स्ट हाफ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। और लेटर सेकंड हाफ में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, जहां से फिर दोबारा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के। ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। तो वो न्यूमेरिकल्स में डी ब्रॉगलीज ड्यूअल बिहेवियर से रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी फ्रीक्वेंसी से पूछा गया है। रादर मैं लास्ट चैप्टर में सारी बातें जब चैप्टर एंड करूंगा तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बताऊंगा कि किस किस एरिया से किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अभी आप पूरे टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो 2 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं डी ब्रॉगलीज ड्यूअल बिहेवियर से रिलेटेड। आप देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको गिवन है। अल्फा पार्टिकल एक मैटर होता है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल डेफिनेटली आप जानते हैं वो एक मैटर है, उसका एक मास होता है। ओके, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो मैं चुपचाप लैम्डा का वो रिलेशन रिकॉल करता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। और मुझे h का वैल्यू तो पता है, मास क्या होगा, अल्फा पार्टिकल रिकॉल करें क्या बताया था मैंने, वो एक्चुअली हीलियम एटम होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि हीलियम का आयन बना दिया। 4 AMU हीलियम होता था, 2 उसका एटॉमिक नंबर होता था, 2 इलेक्ट्रॉन उसके मैंने आउट कर दिए। तो हीलियम के एक पार्टिकल का मास मैं कहना चाहता हूं 4 AMU है। किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं, 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ये हीलियम एटम का मास मैं आप लोगों को बता रहा हूं किलोग्राम्स में। आप कहेंगे सर आपने हीलियम एटम थोड़ी ले रखा है, आपने तो आयंस ले रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास एटम के अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूट करता है। आप अपनी लोअर क्लासेस को भी याद कर सकते हैं, आपको बताया जाता था इलेक्ट्रॉन का मास जस्ट 1/837 पार्ट ऑफ द प्रोटॉन है, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, लगभग 2000वां हिस्सा, जिसको मैं इग्नोर कर देता हूं। तो आई कैन से कि अगर मैंने हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिए तो उससे उसके मास पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं उसी को उसका मास कंसिडर कर सकता हूं। ये मैंने m की वैल्यू अल्फा पार्टिकल के लिए लिख दी। अब आती है बात वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी डायरेक्ट तो हमें यहाँ पे बता नहीं रखी, हाँ काइनेटिक एनर्जी हमें जरूर बता रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी जब वो हमें बता रहा है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होता है। यहां से आपका वो v निकलेगा, m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो तो आपको बता ही दिया मैंने मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा। सो अब आपकी इशू क्या रही, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक जाके देखना, वहां पे मैंने आप लोगों को समझा रखा है। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये जूल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद ए फैक्टर ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आप लोगों को समझाया था, वहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, मुझे लगता है याद भी होगा। अदरवाइज डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होगा। तो इस तरह से मैंने इस वैल्यू को जूल में कन्वर्ट कर लिया। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। मास मुझे गिवन है यहाँ पे, ये v² आएगा। उस पूरे को सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट कीजिए, वो v आएगा। उस v को यहाँ पुट करना है आपको। m आप लोगों को बता दिया है, h आप लोगों ने काफ़ी दिनों से रट्टा मार रखा है। लैम्डा को इन मीटर आप आसानी से रिपोर्ट कर देंगे, सॉल्व नहीं करने वाला मैं, आप खुद करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे लिखा हुआ आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है। जब भी फॉर्मूला यूज़ करें मैं कई चीज़ों पे हाईलाइट करता हूँ। लैम्डा मीटर में आएगा, मास आपको किलोग्राम में लेना होगा। ये सब बातें आप जरूर फॉलो करें। आप AMU में, ग्राम में कहीं मास पुट ना करें। इस क्वेश्चन में आप चाहें, देखिए आपको क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन एंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये मेरा एम है, ये मेरा आंसर होगा जो मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो देखिए कैसे करूंगा कैलकुलेट, लैम्डा ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी h m of oxygen and velocity of oxygen.
सिमिलरली लैम्डा ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना चाहूँगा तो वो होगा H/m ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटू वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लैम्डा ऑफ O2 बाई लैम्डा ऑफ SO2 कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर रहा हूँ। सो आप देखें ध्यान से क्या होगा, H/mv O2 डिवाइडेड बाई H/mv, ये भी SO2 का और ये भी SO2 का। जब आप इसको सॉल्व करते हैं H/m of O2 V of O2 मल्टीप्लाइड बाई m of SO2 V of SO2 बाई H से H कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ट्वाइस है, मतलब ये 2 है, ये 1 है, ये x है, ये 2x है। मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता होना चाहिए 64 AMU सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है, और वेलोसिटी ट्वाइस है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ O2 जिसका मास है 32। सोल्व करें आप इसको, तो सोल्व करने पे आपको ये आंसर मिलता है 4/1, यानी कि लैम्डा ऑफ O2 4 है तो लैम्डा ऑफ SO2 1 होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है एक जगह को छोड़ के। यहां मैंने 64 लिख दिया AMU, वाई नॉट इन किलोग्राम, यहां तो मैंने कुछ कन्वर्जन नहीं किया उसको किलोग्राम के अंदर, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत हो सकता था बट एक्चुअली क्या था, वो इसको मैं अगर AMU से किलोग्राम में कन्वर्ट करता तो इसको भी करता, क्योंकि दोनों यूनिट्स कैंसिल होने वाली थी ऊपर और नीचे वाली। तो चाहे मैं AMU में पुट कर देता, ग्राम में पुट कर देता, किलोग्राम में पुट कर देता, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो इसलिए मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया। आपको भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी यूनिट कैंसिल हो रही हो तब हमें इतने इश्यूज नहीं होते कि किस में लेना है, वो तो दोनों जगहों पे हम सेम यूनिट्स के साथ फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो क्वेश्चन देखें, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डस्ट पार्टिकल मूविंग विद वेवलेंथ गिवन है, मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी मुझे कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था हाफ mv², जिसमें मास मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, v मुझे रिक्वायरमेंट है, और v निकालने के लिए मैं इस लैम्डा के रिलेशन पे जाता हूं, लैम्डा दैट इज इक्वल टू h/mv। तो h का वैल्यू 6.6 10⁻34, m मास आपको गिवन था 5 × 10⁻⁻9, ये किलोग्राम में कन्वर्ट किया है मैंने 5 माइक्रोग्राम को। सी हेयर 5 × 10⁻6 ग्राम, 5 × 10⁻9 किलोग्राम, तो ग्राम का किलोग्राम बना दिया। वेलोसिटी मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं निकालूंगा इसको। दिस इज इक्वल टू योर लैम्डा, और लैम्डा आपको दे रखा था 10 पिकोमीटर, तो पिको का मैंने फैक्टर लगा दिया ताकि ये वैल्यू मीटर में बन जाए। सोल्व करें आप, ये वैल्यू 10⁻11 हो गई। अब यहां से आप इस v को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उस v का स्क्वायर करें, वो यहां पुट करें, मास आपको पता ही था किलोग्राम वाला, यहां पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी आपका जूल में आंसर होगा। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का। सो नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल हम पढ़ रहे हैं, हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, ये क्या कहता था, बोहर पे क्यों इसने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया। बोर बोलता कि न्यूक्लियस के बाहर एक स्टेशनरी पाथ है और उस स्टेशनरी पाथ में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा। हेज़नबर्ग ने कहा कि आप माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को अगर मोशन करता हुआ ऑब्जर्व करें तो आप उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्ट, एक्यूरेट, साइमल्टेनियस मेजर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हम अभी पढ़ेंगे, बट वो बोला कि आप माइक्रोस्कोपिक बॉडी को अगर आप उसकी वेलोसिटी को और उसकी पोजीशन को, या मोमेंटम को और उसकी पोजीशन को मेजर करना चाहें तो आप उसको एक्यूरेट कभी भी एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और यही पॉइंट उसने प्रूव भी किया इसको कि कैसे मेजर नहीं कर पा रहे, क्यों मेजर नहीं कर पा रहे। तो उसने कहा कि आप जब तक दोनों चीज़ें एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते तब तक आप सर्टेनली कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में ही दौड़ा।
आप दावा नहीं ठोक सकते कि वो इसी स्टेशनरी पाथ में दौड़ा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाता हूँ, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोग मुझे लगता है आसानी से समझ पाएंगे। देखिए आप, ये एक ग्राउंड में ट्रैक है जिसके ऊपर एक एथलीट को दौड़ना है। ये एथलीट है और उसको इस ट्रैक में दौड़ना है। मैं यहां से वॉच कर रहा हूं उसको, ये मैं वॉच कर रहा हूं इसकी पोजीशन को, इसकी वेलोसिटी को। तो जी उसने भागना शुरू किया, यहां से भागना शुरू किया, वो इस ट्रैक पे भागता 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 यहां पे पहुंच गया। मैं कंटिन्यूअसली उसको वॉच कर रहा था, उसकी पोजीशन मैं देख रहा था, वो पाथ से निकल तो नहीं गया, वो पाथ से इधर उधर तो नहीं हो गया। मैं देख पा रहा था तो मैंने बोल दिया यस वो इसी पाथ में दौड़ा है, उसने इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लिया, इससे मैं उसकी वेलोसिटी को एग्जैक्ट बता सकता हूं, मैं उसकी पोजीशन के बारे में सर्टेन हूं कि वो इस ट्रैक में ही दौड़ा। कैसे मैं उसको देख रहा था, कुछ सुटेबल वेवलेंथ की रेडिएशंस आती, इस पर्टिकुलर एथलीट पे टकराती, रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आती और मैं उसकी पोजीशन को देखता। देखने का यही फिनोमेना है, हम किसी चीज़ को कैसे देख पा रहे हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, उससे टकरा रही हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आ रही हैं और उसकी पिक्चर बना रही हैं। ऐसे ही हम चीज़ों को देखते हैं। तो उस एथलीट को जब मैं देख रहा था इस पर्टिकुलर पाथ पे दौड़ते हुए, तो लगातार रेडिएशंस उसके ऊपर गिर रही थी, गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आईज उसको रिसीव कर रही थी और फिर मैं उसकी पोजीशन को जज कर पा रहा था कि यस वो इस ट्रैक में दौड़ा। अब फिर दोबारा देखें इसी ट्रैक को, यहां पे कुछ बहुत बड़ी दीवार है और मैं यहां से उसको जज कर रहा हूं। एथलीट ने दौड़ना शुरू किया, इस पाथ तक मैं कह सकता हूं यस वो ट्रैक पे ही है। उसके बाद वो मेरी आंखों से ओझल हो गया, मुझे यहां दिखाई दिया, ये यहां से लेके यहां तक मैं उसको देख ही नहीं पाया और वो यहां पे आ गया। मैंने उसका वेलोसिटी मेजर कर लिया, डिस्टेंस उसका मुझे पता था ट्रैक का कितना है और मैंने टाइम टेकन के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दिया। क्या अभी भी मैं सर्टेनली कह सकता हूं कि वो पाथ में दौड़ा? नहीं, क्योंकि इसके पीछे का तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। हो सकता है वो यूं कट मार गया हो सकता है वो यूं चला गया हो, सो कुछ भी पॉसिबल ऑप्शंस है। मतलब अब मैं कंफर्मली नहीं कह सकता कि वो इस पाथ में दौड़ा, क्योंकि बीच में हर्डल था, मैं उसको देख नहीं पाया उस टाइम पे, मैं उसको जज नहीं कर पाया, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन को उस टाइम पे मेजर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे अब ये नहीं कहना कि वो इस पाथ में ही दौड़ा। मैं श्योर हूं 100% कि वो इस पाथ में ही दौड़ा, अब मैं ये बात नहीं बोल सकता। आइए अब एटम पे चलते हैं। दिमाग में मत सोचना सर यहां कौन सी दीवार है जो दिक्कत आने वाली है, यहां कुछ और दिक्कतें होंगी। लेट वी सी क्या वो दिक्कतें होंगी। मुझे इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखना है, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखने के लिए मुझे कुछ रेडिएशंस इसके ऊपर स्ट्राइक करनी है। वो रेडिएशंस इस इलेक्ट्रॉन पे टकराएंगी, टकरा के मेरी आईज में रिफ्लेक्ट होके आएंगी, जिससे मैं उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जज कर पाऊंगा। ऑप्टिक्स कहता है कि जो आप रेडिएशंस इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखने के लिए लगा रहे हैं उसका लैम्डा मस्ट बी स्मॉलर। अगर लैम्डा स्मॉलर होगा तभी आप उसकी पोजीशन को देख पाएंगे। जितना लैम्डा स्मॉलर होगा आप उतना उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर कर पाएंगे। इसको कई तरह से बताया गया है, जैसे आप एक तरीका ये समझ सकते हैं कि लैम्डा हम लोगों ने पढ़ा था वो hc बाई डेल्टा ई होता है। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन में मैंने समझाया था कि जो एनर्जी है, या ई लिख देता हूँ खाली, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा होती थी, तो लैम्डा hc बाई ई है। मतलब लैम्डा स्मॉलर होना दैट मीन एनर्जी उसका हायर होना। जितना ज़्यादा हाई एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा वो टकराते ही काफ़ी एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज में आएगा। अगर कोई ढीली ढाली एनर्जी वाला आएगा और टकराएगा तो टकरा के फुस हो जाएगा, मीन्स उतना अच्छे से वो रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा, रिजल्टिंग आपको उसकी पोजीशन को इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। इसको और भी कई तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मान लीजिए ये दो रेडिएशंस हैं हमारे पास, एक ये रेडिएशन है और
एक ये रेडिएशन है। दोनों में आपको साफ दिख रहा है कि इसके लैम्डा के बीच में काफ़ी स्मॉल डिफरेंस है, लैम्डा काफ़ी छोटा है और इसका लैम्डा काफ़ी बड़ा है। अब मान लीजिए ये इन दो बॉडीज़ पे टकराने वाली हैं, तो हो सकता है कि ये लैम्डा इस बॉडी पे अच्छे से टकराए ही नहीं, लेकिन इस वेव को अगर आप देखेंगे तो ये उस लैम्डा अच्छे से उसके साथ टकराने वाला है, जिसकी वजह से वो उसकी पोजीशन को सही बताने वाला है। आप ऊपर वाली बात को फॉलो कर लीजिए कि अगर रेडिएशन की एनर्जी अच्छी होगी तो वो एफिशिएंटली बॉडी पे स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और आपको उसकी उतनी ही बढ़िया इमेज दिखाई देगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बहुत डिम लाइट हो और कोई ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं तो वो हमें अच्छे से पता नहीं चल पाता पोजीशन कहाँ पे है, इधर इधर थोड़ा थोड़ा आइडिया ले रहे होते हैं, लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी होगी तो हमें ज़्यादा अच्छे से उसकी पोजीशन का क्लियर कट आइडिया होता है। मींस अगर अच्छी एनर्जी की रेडिएशंस मैं यहाँ पे डालूंगा तो उस टाइम पे मैं उसकी पोजीशन को बहुत बढ़िया से मेजर कर पाऊंगा। मतलब मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर करने के लिए मुझे एक ऐसी रेडिएशन लेनी है जिसका लैम्डा स्मॉल होना चाहिए, जिसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दौड़ रहा था इस ट्रैक पे किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के साथ। अब आप एक हाई एनर्जी का फोटोन उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो क्या उसकी वो वेलोसिटी वही बनी रहेगी? क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा? बदलाव तो होगा पक्का। मतलब जब आप उसकी पोजीशन को देखने के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो आप उसकी पोजीशन को तो एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, बट उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं रहेगी, वो कुछ और हो जाएगी। मतलब आप साइमल्टेनियस उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को देख ही नहीं सकते। यही हाइजेनबर्ग कह रहा था। वो कह रहा था कि किसी भी बॉडी को, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये जो बॉडी थी आपकी, ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी थी, इस पे रेडिएशन पड़ने से उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। मैं कहूं कि वो 10 मीटर पर सेकंड की बजाय अब 11 मीटर पर सेकंड भागना शुरू कर देगा ना। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे रेडिएशन बेचारी क्या फर्क डालेंगी, बट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो हैं, स्पेशली मैं इलेक्ट्रॉन की यहां पे बात कर रहा हूं, तो उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली अफेक्टेड होगी अगर हम कोई भी पर्टिकुलर रेडिएशन इसके ऊपर, इसकी पोजीशन को देखने के लिए अप्लाई करें। तो उस टाइम पे उसकी पोजीशन में, उसकी वेलोसिटी में स्लाइट चेंज ऑब्जर्वेबल होगा। मींस उसकी वेलोसिटी अब वो एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं रहेगी जिससे वो दौड़ रहा था। तो हाइजेनबर्ग बोला जब आप दोनों चीजें एक्यूरेट एग्जैक्ट मेजर ही नहीं कर सकते एक साथ, ये सारे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं तो आप बोलिए कि वो स्टेशनरी पाथ में दौड़ रहा था, जैसे कि मैं यहां कह रहा था कि हाँ वो दौड़ रहा है, जब तक मैं उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एग्जैक्ट मेजर कर पा रहा था। लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रहा, जैसा कि इस केस में मैं नहीं कर पा रहा, जैसे ही मैं पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर करता हूं, एक्यूरेट मेजर करता हूं, तो वेलोसिटी इनएक्यूरेट हो जाती है, और अगर मैं वेलोसिटी को एक्यूरेट मेजर करूंगा तो उसकी पोजीशन मेरे पास इनएक्यूरेट होगी। इसीलिए मुझे डर है ये कहने में कि वो एक स्टेशनरी पाथ के अंदर दौड़ रहा है, जस्ट लाइक जैसे एथलीट एक ट्रैक के अंदर दौड़ा होगा। तो हाइजेनबर्ग बोला, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने जो बोली है वो सिंपल सी बात है, दैट बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। उसने कहा कि मैथमेटिकली उसने कुछ बातें और समझाई हमें। उसने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी उसमें अनसर्टेनिटी है, जिसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी आर नॉट वेरी मच सर्टेन कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। उसकी पोजीशन में हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है, उसके मोमेंटम में भी हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है। और उसने कहा कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई होती है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम को m भी लिख सकता हूं, m मास को लेके कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, जो अनसर्टेनिटी है वो वेलोसिटी को लेके होने वाली है, तो m डेल्टा v लिख सकता हूं। यानी कि ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा x m डेल्टा v दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 पाई। तो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम उसको इक्वली मानते हैं, ग्रेटर देन नहीं कहते। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, यानी ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट टर्म है।
मास को लेके कोई इश्यू नहीं है, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो वो एक कांस्टेंट टर्म है। इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट टर्म है। यानी कि अगर मैं इसकी अनसर्टेनिटी खत्म कर दूं तो इसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इसकी अनसर्टेनिटी को जितना कम करता जाऊंगा तो इसकी अनसर्टेनिटी उतनी बढ़ती जाएगी। मैं दोनों चीजें एग्जैक्ट देख ही नहीं सकता, एक्यूरेट कर ही नहीं सकता। एक चीज तो ज्यादा अनसर्टेन होनी है, या तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन होनी है या उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन होनी है। जब दोनों सर्टेन नहीं है तब तक ये कहना गलत है, ऐसा हाइजेनबर्ग बोलता बोर को कि भाई इतना जिद मत कर कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पाथ में ही दौड़ रहा है। तो हाइजेनबर्ग क्या कहता, वो कहता तेरी बात ठीक हो सकती है, वो इस ट्रैक में दौड़ रहा होगा, बट यू डोंट से कि 100% इसी में, यू जस्ट से कि वो 90-95% यहाँ पे है या 80-85% यहाँ पे है, बट ये मत बोल कि 100% यहाँ पे है। एक बार इस अनसर्टेनिटी वर्ड गौर समझिए कि ये अनसर्टेनिटी जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाई अनसर्टेनिटी। सपोज मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है इस बॉक्स के अंदर, एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट वो इस बॉक्स के अंदर है, और ये वाला पॉइंट इस बॉक्स के अंदर है, और ये वाला पॉइंट इस बॉक्स के अंदर है। तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कहां ज्यादा है, देखो यहां जब वो है तो यहां 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 कहीं भी हो सकता है, सिमिलरली यहां जब है तो यहां भी कहीं भी हो सकता है, सिमिलरली यहां जब है तो यहां भी कहीं हो सकता है। तो वो कहां पे मिलेगा, इस बात की अनसर्टेनिटी यहां ज्यादा है और यहां कम। जितनी बड़ी पोजीशन होगी उसकी उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। एक एग्जांपल से और समझाता हूं। मैंने कहा कि वी विल बी मीटिंग एट 4 PM एट माय रूम। तो ये मेरा रूम है जहां पे मैं आपको 4 बजे मिलूंगा। इस रूम में मैं इस लोकेशन पे उस पे कहीं भी हो सकता हूं। मेरी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है कितनी, इस कमरे जितनी। मैंने कहा अच्छा 4 बजे मिलते हैं, घर पे मिलूंगा। अब घर में तो थोड़ा और ज़्यादा रूम्स हैं, तो मेरी पोजीशन में अनसर्टेनिटी और ज़्यादा हो जाएगी, पता नहीं मैं कहाँ मिलूंगा। या मैं कह दूँ 4 बजे आना, मैं भिवानी में मिलूंगा, मैं उस पर्टिकुलर शहर में मिलूंगा, तो मेरी अनसर्टेनिटी फिर इतनी ज़्यादा हो जाएगी। मैं उस शहर में तो कहीं भी हो सकता हूं। जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। ऐसे ही वेलोसिटी को समझ लो। मेरी वेलोसिटी 4 to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब वो 4 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 4.1, 4.2, 4.21, 4.25 कुछ भी हो सकती है। ये अनसर्टेनिटी का रेंज होगा 4 to 5। और अगर मैं कहता कि मेरी वेलोसिटी 4.9 से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो फिर जो मेरी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी कम थी। अब वो 4.9 और 5 के बीच में है। मुझे लगता है ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी थी वेलोसिटी में, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी थी उसकी पोजीशन में। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और उनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू था। अगर मैं इसकी अनसर्टेनिटी घटाना चाहूं, अगर मैं इसकी पोजीशन को सर्टेन करना चाहूं कि ये तो वो पड़ा, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत हाई होगी। और जब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत हाई हो या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत हाई हो, उल्टा हो जाए इससे, तो आप बहुत ज़्यादा दावा ना ठोकें कि वो इस पर्टिकुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर रहा था। इसके न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चलेंगे और ये भी देखेंगे, हाइजेनबर्ग इस बात को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं घुस जाता, वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, ये बात भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट एक बार इस फॉर्मूले पे दोबारा मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, आपको मीटर में कैलकुलेट करना है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है। एच पाई आपके यूनिवर्सल हैं वही, और मास आपको किलोग्राम में लेना है। तो इन यूनिट्स का ध्यान रखते हुए अगर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस हाइजेनबर्ग से रिलेटेड तो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। होप यू मस्ट try to understand all these topics. Goodbye.